प्रिय छात्रों, पिछले व्याख्यान में हमने मुंशी प्रेमचंद कृत निर्मला उपन्यास का कथा सार सुना था। आज हम निर्मला की कथा वस्तु के गुण आदि देखेंगे। वास्तव में उपन्यास का आकार बड़ा होता है तो लेखक को पूरी स्वतंत्रता रहती है कि वह कथा वस्तु को विस्तार दे। उपन्यासकार किसी उद्देश्य को लेकर उपन्यास की रचना करता है तो उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह मुख्य कथा के साथ साथ कुछ प्रासंगिक कथाओं को भी चुनता है, उनकी भी रचना करता है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से उपन्यास की कथा वस्तु दो प्रकार की होती है, जिसमें दो तरीके की कथाएं होती हैं, मुख्य कथा और प्रासंगिक कथा। मुख्य कथा उसे कहते हैं जो उपन्यास में प्रारंभ से अंत तक चलती है। उदाहरण के लिए निर्मला उपन्यास की मूल कथा को देखें। इसमें निर्मला के संपूर्ण जीवन को लेखक ने मुख्य कथा के रूप में चुना है। नायिका के परिचय से एक कथा का प्रारंभ होता है, उसके विवाह की बात टूटने, दूसरी जगह अनमेल विवाह होने, पारिवारिक जीवन की एक के बाद एक घटित होने वाली त्रासद घटनाएं और कष्ट पाते हुए अंत में उसकी मृत्यु तक कथा चलती है। इस प्रकार निर्मला के जीवन की व्याख्या करना ही इस उपन्यास का मूल कथानक है। प्रासंगिक कथाएं उन्हें कहते हैं जो मुख्य कथा के साथ बीच बीच में आती हैं। प्रासंगिक कथाओं में विशेषता होनी चाहिए कि वो मुख्य कथा को आगे बढ़ाएं और उसको मजबूती प्रदान करें। उदाहरणार्थ, निर्मला उपन्यास में मुख्य कथा प्रारंभ होती है निर्मला के परिचय और उसके विवाह के बाद से, और उसके बीच में उदय भानुलाल कल्याणी की प्रासंगिक कथा से जहाँ कथा को गति मिलती है, वहीं कथा में नए मोड़ भी उपस्थित होते हैं। निर्मला के पिता की मृत्यु के साथ ही निर्मला के विवाह की समस्या जटिल हो जाती है। दहेज न दे सकने की स्थिति में वह विवाह टूट जाता है और विवश होकर कल्याणी निर्मला का विवाह एक अधेड़ उम्र के वकील के साथ में, तोताराम जिसका नाम है, उससे उसका विवाह कर देती है। इस प्रकार से निर्मला के जीवन में एक नया मोड़ आता है। ऐसे ही प्रासंगिक कथाओं से लेखक उपन्यास को रोचक बनाता है और कथानक का विकास तथा विस्तार करता है। निर्मला में भी कुछ ऐसी ही प्रासंगिक कथाएं हैं जिसका मूल कथा से सीधा कोई संबंध ना होते हुए भी उसकी कथा को वो आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम लास्ट में जाकर के देखते हैं कि सुधा का बेटा उसमें आता है और बीमारी से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कथाएं प्रासंगिक कथाएं हैं जो कि मूल कथा को आगे बढ़ाती हैं। अब उपन्यास की कथा में क्या गुण होने चाहिए, ये प्रश्न आता है। तो उपन्यासकार जो है, जिन तत्वों से उपन्यासकार कथा को स्वाभाविक, विश्वसनीय, रोचक और उदात्त बनाता है, वे तत्व ही वास्तव में कथा वस्तु के गुण कहलाते हैं। पाठक उपन्यास को पढ़ने में रम जाए, उसके लिए ये सारे गुण उसमें होंगे, तभी उपन्यास जो पाठक है उसको उपन्यास पढ़ने में आनंद आएगा, मज़ा आएगा, वह रोचक बनेगा। तो देखें कि उपन्यास में वास्तव में क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहले तो उपन्यास मौलिकता लिए हुए होना चाहिए, मतलब उसमें ऐसा नहीं है यहाँ वहाँ से नकल किया हुआ कोई भी कथा वस्तु उपन्यासकार ने उठा ली। कुछ नई वस्तु, मौलिक वस्तु अगर उपन्यासकार देगा तो ही पाठक को उसको पढ़ने में आनंद की या रस की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर मौलिकता से हमारा तात्पर्य दो बातों से है। पहली तो एक तो अज्ञात बात को प्रस्तुत करना जो अभी तक किसी को ज्ञात नहीं है या नई है, और दूसरा पूर्व ज्ञात बात को नए रूप या नई शैली में प्रस्तुत करना। दो बात हो गई, एक अज्ञात वस्तु को प्रस्तुत करना और दूसरे जो वस्तु ज्ञात है उसको नए रूप में या नई शैली में प्रस्तुत करना। सामान्य रूप से हम जीवन में प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं से परिचित होते हैं। अपने आसपास बहुत सारी अच्छी और बुरी घटनाएं घटित होती रहती हैं, लेकिन हमारा उस ओर ध्यान नहीं जाता है।
निर्मला उपन्यास की कथा को लें अगर हम, तो समाज में दहेज और अनमेल विवाह से संबंधित न जाने कितनी घटनाएं घटित होती रहती हैं। सभी इन कुप्रथाओं से परिचित भी हैं। तो उपन्यासकार प्रेमचंद ने इन सामाजिक समस्याओं को निर्मला में रोचक और मर्मस्पर्शी रूप में प्रस्तुत किया है। दहेज न दे पाने के कारण ही निर्मला का विवाह अधेड़ उम्र के तोताराम के साथ में कर दिया जाता है। यह अनमेल विवाह एक युवा स्त्री के जीवन को किस तरह नष्ट कर देता है, यही इस उपन्यास की कथा वस्तु का आधार है। इसे बताने के लिए जिन कथाओं की रचना लेखक ने की है, उससे कथा रचने की या कहानी रचने की मौलिकता का पता चलता है। अनमेल विवाह से हम सब परिचित हैं, लेकिन इससे एक युवा स्त्री के जीवन पर या स्त्रियों के जीवन पर क्या असर पड़ता है, उसे बताने के लिए उपन्यासकार ने यथार्थपरक और विश्वसनीय घटनाओं की रचना की है, और वो रचनाएं रोचक भी हैं, जिससे हमको उपन्यास को अंत तक पढ़ने का मन रहता है कि आगे इसमें क्या होने वाला है। तो यही इसकी मौलिकता है कि उपन्यासकार पूर्व ज्ञात तथ्य को भी नए ढंग से व्याख्यायित करता है, पाठकों के समक्ष रखता है। यही इसकी मौलिकता है। उसके बाद में हम इसके अंदर देखते हैं कि उपन्यास का जो दूसरा तत्व है वो होना चाहिए संवेगात्मकता। संवेगात्मकता का तात्पर्य है कि पात्र के भावों और उसकी मानसिक स्थिति का ऐसा सजीव चित्रण पाठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाए कि पाठक भी वर्णित भाव या स्थिति का समान रूप से अनुभव करने लगे। लेखक इसी चरित्र या घटना को कल्पना के बल पर संवेगात्मक बना देता है। पाठक पढ़ते पढ़ते किसी पात्र या चरित्र के साथ ऐसा घुल मिल जाता है कि उसके सुख दुख का अनुभव भी स्वयं करने लगता है। अब निर्मला उपन्यास के इस अंश को देखें हम। चंद्रभानु और कृष्णा चले गए, पर निर्मला अकेली बैठी रह गई। कृष्णा के चले जाने से इस समय उसे बड़ा क्षोभ हुआ। कृष्णा, जिसे वह प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, आज इतनी निष्ठुर हो गई, अकेली छोड़कर चली गई। बात कोई न थी, लेकिन दुखी हृदय, दुखती हुई आंख है, जिसमें हवा से भी पीड़ा होती है। निर्मला बड़ी देर तक बैठी रोती रही। भाई बहन, माता पिता सभी इसी भांति मुझे भूल जाएंगे, सबकी आंखें फिर जाएंगी, फिर शायद इन्हें देखने को भी तरस जाएं। तो इस अंश को पढ़ने के बाद हम सब थोड़ी देर के लिए निर्मला का जो दुख है उस दुख में शामिल हो जाते हैं। और निर्मला उपन्यास में बहुत स्थानों पर ऐसे मार्मिक अंश आए हैं कि पाठक उनके साथ साथ, निर्मला के साथ साथ में, उसकी संवेदनाओं के साथ में, उसके दुख के साथ में, पीड़ा के साथ में बह जाता है। तो यही संवेगात्मकता किसी भी उपन्यास का बहुत बड़ा गुण है। तीसरा उपन्यास का गुण है मानवीय अंतर्दृष्टि। उपन्यास की कथा वस्तु में मानवीय जीवन के किसी आंतरिक सत्य का उद्घाटन मानवीय अंतर्दृष्टि कहलाता है। लेखक किसी पात्र की मनोदशा को हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जिससे पाठक किसी घटना या स्थिति के विषय में पात्र के मनोभावों, उसके विचारों, उसके द्वारा किए गए विशेष कार्यों के पीछे उसके आदर्श या जीवन संबंधी मान्यता का अनुमान लगा लेता है। निर्मला उपन्यास में के इस अंश से अपन इस बात को स्पष्ट समझ सकते हैं। देखिए, निर्मला सारी रात रोती रही। इतना कलंक! उसने जियाराम को गहने ले जाते देखने पर भी मुंह खोलने का साहस नहीं किया। क्यों? इसीलिए कि लोग समझेंगे कि यह मिथ्या दोषारोपण करके लड़के से बैर साध रही है। आज उसके मौन रहने पर उसे अपराधिनी ठहराया जा रहा है। यदि वह
जियाराम को उसी क्षण रोक देती और जियाराम लज्जावश कहीं भाग जाता तो क्या उसके सिर अपराध न मढ़ा जाता? सियाराम ही के साथ उसने कौन सा दुर्व्यवहार किया था? वह कुछ बचत करने ही के विचार से तो सियाराम से सौदा मंगवाया करती थी। अब देखें कि यहाँ लेखक ने निर्मला के चिंतन में मानवीय भावनाओं को भी उभारा है। निर्मला मानवीय जीवन के आंतरिक सत्य को पहचानती है, इसीलिए उसने जियाराम को गहने चुराते समय नहीं रोका, क्योंकि यदि वह रोकती तो संभव था कि भेद खुलने के डर से वह कहीं भाग जाता। तब भी लोग उसे ही अपराधी मानते। यदि वह उसकी चोरी की बात कहती तो हो सकता था कि लोग उसका विश्वास नहीं करते और यही कहते कि वह उस लड़के पर झूठा आरोप लगा रही है क्योंकि वो सौतेली माँ है। यह एक लोक स्वभाव है। इस प्रकार की लोक सामान्य और स्वभाव सिद्ध बातें ही मनुष्य का आंतरिक सत्य कहलाती है। तो ये मानवीय अंतर्दृष्टि उपन्यास के कथानक की कथा वस्तु की का एक बहुत बड़ा गुण है जो कि निर्मला उपन्यास में हमको दिखाई देता है। अगला एक गुण जो उपन्यास में होना चाहिए वो है उपन्यास की कथा वस्तु में रोचकता। कथा वस्तु रोचक हो इसके लिए लेखक कहीं हास्य, कहीं रहस्य, कहीं व्यंग्य आदि की सृष्टि करता है। पाठक कथा को पढ़ने में रस ले और उसकी उत्सुकता बनी रहे कि आगे क्या होगा, यही उपन्यास की रोचकता है, उपन्यास का बहुत बड़ा गुण है। निर्मला में देखिए, नयन सुख, तुम क्या बातें करते हो, लौंडियों को पंजों में लाना क्या मुश्किल बात है, जरा सैर तमाशे दिखा दो, उनके रूप रंग की तारीफ कर दो, बस रंग जम गया। तोता, ये सब कर धर के हार गया। नैन, अच्छा, कुछ इत्र, तेल, फूल, पत्ते, चाट वाट का भी मजा चखाया। तोता, अजी ये सब कर चुका, दंपति शास्त्र के सारे मंत्रों का इम्तिहान ले चुका, सब कोरी गप्पे हैं। यह संवाद लंबा है लेकिन इसमें रोचकता है और साथ ही इसके जो चरित्र हैं उन चरित्रों की विशेषताएं भी हमारे सामने आती हैं। नयन सुख तोताराम को कई नुस्खे बताता है जिससे कि उसकी पत्नी उसके वश में आ जाए। तो यहाँ पर संवादों को में रोचकता है, मुहावरों का भी इन्होंने प्रयोग किया है और इस प्रकार की रोचकता के उदाहरण निर्मला उपन्यास में हमको कई जगह मिल जाएंगे। इसके साथ रोचकता के साथ साथ ही कथा वस्तु में स्वाभाविकता होनी चाहिए। निर्मला में भी निर्मला का जो कथानक है, इसकी जो कथा वस्तु है, यह रोचकता लिए हुए है, इसमें स्वाभाविकता है। अगर कथा वस्तु स्वाभाविक नहीं होगी तो पाठक के मन पर वो प्रभाव नहीं डाल सकती है। इसलिए कथा को रोचक बनाने के लिए कल्पना का सहारा लिया जाता है, लेकिन कल्पना का सहारा लेते हुए भी कथानक अस्वाभाविक और अविश्वसनीय नहीं लगना चाहिए। कोई भी कथा या घटना का अगर चित्रण किया जाता है तो वो जबरदस्ती किया हुआ नहीं लगना चाहिए, वो वास्तविक घटना का ही एक पार्ट लगना चाहिए, एक भाग लगना चाहिए। उदाहरणतः मनसाराम ने जब निर्मला की ओर ध्यान नहीं दिया था, निर्मला का ध्यान आते ही उसके रोए खड़े हो गए। हाय, उसका सरल स्नेहशील हृदय यह आघात कैसे सह सकेगा। आह, मैं कितने भ्रम में था। मैं उनके स्नेह को कौशल समझता था। मुझे क्या मालूम था कि उन्हें पिताजी का भ्रम शांत करने के लिए मेरे प्रति इतना कटु व्यवहार करना पड़ता था। तो इस स्थान पर मनसाराम का निर्मला के बारे में इस प्रकार सोचना स्वाभाविक लगता है। वह जब परिस्थितियों का आकलन करता है तो पाता है कि निर्मला का उसके प्रति किया गया व्यवहार कटु व्यवहार, वह वास्तव में परिस्थितिवश था। कटु व्यवहार, निर्मला का उस पर सच्चा स्नेह था।
इस प्रकार के विश्वसनीय वर्णन से ही कथा में स्वाभाविकता आ पाती है। अब अगला कथा में क्या गुण होना चाहिए कि कथा वस्तु में संबंधता और संगठनात्मकता, ये दोनों कथा वस्तु के अंदर होना अति आवश्यक है। कि आवश्यक ये भी है, प्रासंगिक कथाएं जो होती हैं वो वास्तव में सुसंबद्ध होनी चाहिए, एक दूसरे से जुड़ी हुई होनी चाहिए और मुख्य कथा को सशक्त बनाती हुई लगनी चाहिए। पारस्परिक संबंधता होना अति आवश्यक है ताकि कथा में बिखराव ना आए। तो अगर ऐसी कोई प्रासंगिक कथा हो जो कि मुख्य कथा के विकास में बाधा पहुंचाती है, तो वो कथा वस्तु में जो प्रासंगिक कथा है वह अच्छी नहीं मानी जाती। पाठक जो है उसको पढ़ते हुए ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कथा है वो बीच में रुक गई या कहीं पर भटक गई। तो वो प्रासंगिक कथाओं में संगठनात्मकता और संबद्धता होनी चाहिए। वो मुख्य या आधिकारिक जो कथा है उसी का अंग लगना चाहिए। जैसे निर्मला की जीवन गाथा में निर्मला के कई सारे जो भी हैं वो सब उससे संबंधित कथाएं हैं। उसमें कोई नया मोड़ भी आ रहा है तो वो निर्मला से ही संबंधित नया मोड़ आ रहा है। उसमें कहीं भी निर्मला की जो मुख्य कथा है उसमें बाधा उपस्थित नहीं होती। तो ये सारे जो गुण हैं वो कथा वस्तु को पूर्ण करने में या कथा वस्तु किसी भी एक अच्छी कथा वस्तु के लिए ये सारे गुण कथा वस्तु में होना आवश्यक है। आज का व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले व्याख्यान में हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।